जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वो पॉलिटी की सीरीज को फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमने सबसे पहले संविधान का जो निर्माण है, निर्माण की प्रक्रिया है या संविधान सभा बोल सकते हैं, उसको पढ़ा। उसके बाद हमने देखा संविधान की अनुसूचियां। तो मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 हैं, उनको चुन चुन के पढ़ा, एक एक को पढ़ा। उसके बाद हमने संविधान में हमारे में कितने भाग हैं? 22। उनमें से पहला भाग था 1, उसको पढ़ा। वो था संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित। इसमें क्या प्रावधान था, थोड़ा सा एक सेकंड बता देता हूं जल्दी से। देखो, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक शुरू होता है। कहां तक शुरू होता है? 1 से 4 तक। इसमें जो प्रावधान था, ये प्रावधान था अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का यूनियन कहा गया है। ध्यान रखना, संघ नहीं कहा गया है, फेडरल नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनियन कहा गया है। यूनियन का मतलब होता है बहुत मजबूत, जिसको विखंडित नहीं किया जा सके, उसको तोड़ा नहीं जा सके, यानी जिसमें राज्यों को कम शक्तियां होती है। राज्य उससे, संघ से, यूनियन से, उस देश से अलग नहीं हो सकते। केंद्र सरकार या संसद जो भी है, संघ चाहे तो उनके राज्य, नाम, सीमा परिवर्तन कुछ भी कर सकता है, तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। और फेडरल में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि फेडरल किसका परिणाम होता है? समझौते का परिणाम होता है। इसलिए अपने भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। ठीक है, ये देखा। अनुच्छेद 2 में देखा कि भारत किसी विदेशी राज्य को जो भारत का हिस्सा नहीं है, उसे भारत में मिला सकता है। तो हमने अनुच्छेद 2 ए जोड़ा, जिसमें हमारे देखो जो अनुच्छेद 2 है उसमें क्या गया? विदेशी राज्य को हमारे भारत में मिला सकता है। तो हमने सिक्किम को जोड़ा 2A में, एसोसिएट स्टेट की दर्जा दिया गया उसे, सह राज्य का। और इसके बाद 3 कहता है कि भारत के जो वर्तमान राज्य हैं, क्षेत्र हैं, सीमा हैं, उनमें चाहे नाम बदलो, चाहे सीमा बदलो, चाहे उनका क्षेत्रफल बदलो, उसके टुकड़े को किसी दूसरे टुकड़े को, राज्य को दे दो, या दूसरे राज्य के टुकड़े को उसको दे दो, उसमें से 2 विभाजन कर दो, या उसके अलग अलग क्षेत्रों को एक अलग राज्य बना दो, कुछ भी हो सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। 4 कहता है, देखो, जब अनुच्छेद 2 और 3 में कुछ बदलाव होगा, जैसे 2 के तहत नया राज्य आएगा, तो जब नया राज्य आएगा तो उसके तहत अनुसूची 1 में उसका नाम लिखना पड़ेगा, कौन से नंबर का है, क्या राज्य, क्या नाम है उसका, कब बना, ये अनुसूची 1 में। अब जब नया राज्य बनेगा तो उसको कुछ राज्यसभा में सीटें दी जाएंगी, जो उसकी जनसंख्या होगी तो सीटें दी जाएंगी। तो राज्यसभा में सीटों का उल्लेख कौन से में? जो राज्यसभा में सीटों का उल्लेख है वो 4th अनुसूची में, 4थी अनुसूची में। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुसूची 1 और 4 में संशोधन करने के लिए एवं अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करने के लिए, संशोधन नहीं बोलेंगे, परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, 368 की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे संविधान संशोधन से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। किसको? 2 और 3 को। इस तरह से देखा। जो अपना अगला टॉपिक शुरू होता है वो होता है नागरिकता। क्या है साहब? नागरिकता। हम पढ़ेंगे पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। जो संविधान का भाग 2 है वो पढ़ेंगे। देखो साहब, पार्ट 2 यानी भाग 2 ऐसे देखो। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो संविधान में पार्ट दे रखे हैं तो ऐसे नहीं दे रखे 1 2 3 4 5, ये दे रखे रोमन संख्या है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो इस तरीके से याद रखना है। कभी एग्जाम में वो जैसे पूछे कि इस भाग नागरिकता कौन से भाग में, तो ऑप्शन उसने ये रख दिए, अब आपको यही नहीं पता है। तो हमारे संविधान में जो भाग दे रखे हैं वो ये वाली संख्याओं में दे रखे हैं। कौन सी वाली में? इन वाली संख्याओं में दे रखे हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। 2nd भाग है, इसमें क्या प्रावधान है? तो जो 2nd भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित प्रावधान है? नागरिकता। देखो, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो भाग 2 में किससे संबंधित प्रावधान है? नागरिकता से। अब जो भाग है तो हमारे भाग किस में बटे हुए हैं? अनुच्छेदों में। तो जो भाग 2 है वो अनुच्छेद कौन कौन से में, तो इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद
इसका उल्लेख 5 से 11 तक किया गया है। कहां तक किया गया है? 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब देखो नागरिकता क्या होती है, अब इसको देखते हैं। देखो एक तो होता है नागरिक, क्या होता है? नागरिक। और एक होता है जैसे कि कोई बाहरी लोग आया है घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, या भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, तो वो नागरिक नहीं है। नागरिक वो होते हैं जिन्हें देखो संवैधानिक रूप से क्या दिए जाते हैं? अधिकार दिए जाते हैं। नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो बड़े बड़े पद होते हैं उन पर केवल कौन ही चुनाव पदासीन हो सकते हैं? नागरिक। उनको कुछ विशेष अधिकार होते हैं, वोट डालने का अधिकार होता है, कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे जो संविधान में भाग 3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भाग 3 पढ़ेंगे। इसमें दे रखे हैं मौलिक अधिकार। क्या दे रखे हैं? मौलिक अधिकार दे रखे हैं। मौलिक अधिकार दे रखे हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों में वो हैं साहब 12 से 35 तक। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं उनको केवल किसको दे रखा है? नागरिकों को दे रखा है। किनको दे रखा है? नागरिकों को। बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं वो किनको दे रखे हैं? नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी दे रखे हैं। और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल किनको दे रखे हैं? नागरिकों। तो नागरिक होने के नाते उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसे कहते हैं नागरिक। क्या कहलाते हैं? नागरिक। अब देखो, देखते हैं जो नागरिकता की अवधारणा है वो हमने कहां से ग्रहण की है, इसका स्रोत क्या है? इसका जो नागरिकता की अवधारणा का कहां से ग्रहण की है, तो देखो नागरिकता की अवधारणा हमने इसका स्रोत है ब्रिटेन से। कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। कहां से ग्रहण की है? नागरिकता की अवधारणा को हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और देखो यानी हम कह सकते हैं नागरिकता की अवधारणा हमने किस देश के संविधान से लिए? ब्रिटेन के संविधान से लिए। और देखो अगर हम कहें नागरिकता की जो प्रकृति है, नागरिकता की प्रकृति क्या है? प्रकृति। तो जब हम आपको भाग 1 पढ़ा रहे थे, यूनियन बता रहे थे, और हमने आपको प्रस्तावना पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? प्रस्तावना। तो जब हम आपको बता रहे थे अखंडता, भारत को क्या कहा गया है? एकता और अखंडता को बनाने की बंधुता बताई गई है कि भारत को आपकी जो ब्रोदरहुड है, भाईचारा ऐसे बनाएं कि भारत की एकता और अखंडता क्या नहीं हो? प्रभावित नहीं हो। तो हमने इसमें देखा था कि भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। कैसी है साहब? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है, एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारे यहां पर दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती। अब ये एकल क्या होती सर? तो एकल का मतलब है कि हम केवल भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं है। राज्यों के तो हम क्या हैं? निवासी हैं। क्या हैं? राज्यों के तो हम क्या हैं? निवासी हैं। हम क्या हैं? जैसे आपकी जो वोटर आईडी होगी, आधार कार्ड होगा, उस पर लिखा रहता है कि भारत के नागरिक, और आपका जन्म या निवासी कहां के हैं, तो वहां पर राजस्थान वगैरह जो भी, आप राजस्थान के तो राजस्थान, यूपी के तो यूपी। तो भारत में कैसी नागरिकता पाई जाती है? एकल नागरिकता पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम भारत के नागरिक हैं, नागरिक हैं। राज्यों के तो हम निवासी हैं। हम क्या हैं? निवासी हैं। अरे भैया राज्यों के तो हम क्या हैं? निवासी हैं। एकल अवधारणा का एकल नागरिकता का मतलब है कि हम किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। हम किसके नागरिक हैं? भारत के। और राज्यों के तो केवल क्या है? हम निवासी हैं। अब देखो एकल नागरिकता हमने कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से।
तो ये बताओ ब्रिटेन में भी कैसी नागरिकता होगी? एकल ही होगी। वहां पर भी केवल ब्रिटेन के नागरिक होंगे, राज्यों के नहीं। और देखो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में कैसी पाई जाती है? दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लिखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। हमने नागरिकता की अवधारणा, विचार, स्रोत ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ब्रिटेन से ग्रहण किया है। और ब्रिटेन में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता होगी। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता पाई जाती है। एकल नागरिकता पाई जाती है, पाई जाती है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, वहां अमेरिका के नागरिक व राज्यों के नागरिक अलग अलग होते हैं। वहां अमेरिका क्या है? देश है। वहां अमेरिका व राज्यों के नागरिक अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। यानी अमेरिका में क्या होता है कि वहां राज्य का नागरिक अलग होगा, उसका वोटर आईडी अलग बनेगा कि आप कौन से राज्य के नागरिक हैं, और अमेरिका की अलग बनेगी। समझ में आया ना? अमेरिका की क्या बनेगी? अलग बनेगी। इस तरीके से अमेरिका में देखो, अभी हम स्टार्टिंग से देखते हैं। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? तो 5 से शुरू होते हैं 11 तक इनका, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जब भी आप संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें किसका उल्लेख मिलेगा? नागरिकता संबंधी उल्लेख होगा, नागरिकता संबंधी प्रावधान होंगे। अगर बात करें नागरिकता की जो स्रोत है, नागरिकता की जो अवधारणा है, नागरिकता का विचार हमने किस देश से लिया? तो ब्रिटेन से लिया। कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। इसकी प्रकृति कैसी है? एकल प्रकृति है। एकल प्रकृति यानी हमारे यहां एकल नागरिकता पाई जाती है। देखो हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे भारत में पहले से ही क्या हो रहे थे? दंगे हो रहे थे, धर्म के आधार पर लड़ा जाता था और अब भी लड़ते हैं। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद अभी भी देख रहे हो। जो राज ठाकरे वगैरह जो महाराष्ट्र के हैं वो कहते हैं बिहारी यूपी वालों को इनको महाराष्ट्र में नहीं आना देंगे। महाराष्ट्र तो केवल किसका है? मराठियों के। अरे तेरे बाप का सोइए, अकेले का नहीं है। हमारे भारत में हम भारत के नागरिक, वो सभी का है, हम भारत के हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मराठियों का ही होगा। आपको क्या मराठियों की वहां की जो महाराष्ट्र के जो निवासी का वहां की नागरिकता दे रखी है? नहीं। जब आपको नागरिकता कहां की दे रखी है? भारत की दे रखी है, तो आप कैसे कह सकते हो? परंतु क्या करें, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। हमारा संविधान लचीला है। ये अच्छी बात भी है कि आदमी को इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि वो झुक नहीं सके, टूट जाए। तो टूटने से अच्छा है झुक जाओ, और जो झुकता है वो बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए ठीक है, कुछ समस्या हैं, कुछ
हमारे भारत को अभी विकसित होने में, हमारे लोकतंत्र को विकसित होने में, पूर्णता तक पहुंचने में कुछ समस्या है। जैसे जैसे शिक्षा का, आधुनिकता का बढ़ेगी तो वैसे वैसे लोगों का माइंड अलग थोड़ा सा चेंज होगा। अभी वो थोड़ा सा, ये क्या है, सबसे बड़ी समस्या ऐसा नहीं है कि शिक्षा की कमी है, सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, वो जाति धर्म क्षेत्रवाद के आधार पर होती है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सारी की सारी पार्टी जिस दिन इनसे ऊपर उठ करके राष्ट्र की भावना के आधार पर सोचेंगी, उस दिन ये सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परंतु ये सारी समस्याएं पैदा ही तो वही कर रहे हैं, तो लोग तो उसका क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। इस तरीके से हमने कहां से ली है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान करने का जो मकसद था वो था कि भारत को एक मजबूती मिले, भारत के अंदर एक साइकोलॉजिकल भावना, लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल भावना उत्पन्न हो कि हम कहां के हैं, यूपी एमपी राजस्थान पश्चिमी बंगाल जम्मू कश्मीर के नहीं है, हम तो भारत के हैं। एक राष्ट्र की भावना जागृत हो, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, अपने देश की भावना जागृत हो। ऐसा करने के लिए, क्योंकि अगर दोहरी नागरिकता कर देते, अलग अलग राज्यों की अलग नागरिकता कर देते, तो भारत देखो आप आज भी हमारे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, आज भी क्षेत्रवाद की भावना बहुत आगे बढ़ रही है। तो दोहरी नागरिकता करते थे तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता, व्यापक हो जाता था। तो कुछ प्रयास किए, बाकी अभी समस्या हैं, तो उनका एक दिन में हल नहीं होगा। नागरिकता हमारे यहाँ प्रकृति कैसी है, एकल है, अर्थात हम केवल किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हम राज्यों के नागरिक नहीं है। इसके बाद हमने नागरिकता की अवधारणा कहां से, विचार अवधारणा कहो, विचार कहो, स्रोत कहो, कहां से लिया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो जब ब्रिटेन से ग्रहण किया है तो ब्रिटेन में भी ऐसी होगी, तो ब्रिटेन में भी कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता पाई जाती है। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। जबकि देखो अमेरिका, मैंने कहा ना जो फेडरल होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर। अब देखो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। कैसी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी, क्योंकि वहां अमेरिका के अलग नागरिक होंगे देश के, और राज्यों के क्या होंगे, अलग नागरिक होंगे, इसलिए वहां पर कैसी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जबकि हमारा भारत क्या है, यूनियन, और इसलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो अगर हम बात करें नागरिकता संबंधी कुछ संविधान में प्रावधान किए गए, क्या किए गए, प्रावधान। पहले तो हम उनको पढ़ेंगे, कुछ उनके बारे में। संसद को कानून बनाने की शक्ति है, अब संसद ने जो भी कानून बनाए हैं उसको पढ़ेंगे। तो पहले नागरिकता संबंधी हमारे संविधान में अनुच्छेदों में जो प्रावधान कर रखे हैं उनको एक बार देखते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। देखो अब है अनुच्छेद कहां से कहां तक शुरू होती है, नागरिकता की अवधारणा 5 से शुरू होती है और कहां तक है, 11 तक। देखो 5 क्या कहता है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ये 5 से 11 तक है। जो नागरिकता की अवधारणा है वो 5 से 11 तक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रारंभ में मतलब जब हमारा संविधान लागू, प्रारंभ कब, देखो मैंने अनुच्छेद 394 पढ़ाया था, कहीं की चीज कहीं लागू होती है पॉलिटी में, कहीं समझ में आती है, इसलिए हम सारी चीजों को, जब जैसे हमने अनुसूचियां पढ़ाई, अनुसूचियां क्यों पढ़ाई, क्योंकि जब मैं भाग 1 पढ़ा था तो वहां कहता कि इस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अरे आपको यही नहीं पता कि अनुसूची है क्या, इसमें है क्या, तो आप खाक समझोगे। इसलिए हम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि भाई ये चीज वहां पर काम आएंगे, तो उसको वहां पर रखा, पहले पढ़ाया। अब देखते हैं अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रारंभ में मतलब हमारे संविधान का प्रारंभ का दिन कौन सा था, 394 में लिखा है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 प्रारंभ में भारत के कौन नागरिक होंगे, कौन
नागरिक होंगे, यानी कौन नागरिक होंगे होंगे। देखो अनुच्छेद 5 में लिखा है, क्या लिखा है कि प्रारंभ में यानी 26 जनवरी को जो हमारा संविधान लागू हो रहा था, उस दिन भारत के कौन कौन नागरिक होंगे, उस दिन भारत के कौन कौन नागरिक होंगे। तो इसके लिए क्या प्रावधान किया कि भारत का उनमें क्या हो, अधिवास हो। देखो ये है कौन कौन नागरिक होंगे। जैसे साहब नंबर 1, जिसका जन्म जो जो भारत में जन्मा हो, जो भारत में जन्मा हो। अरे भैया 1950 की बात हो रही है, उस समय मैं तो भारत में जन्मा नहीं था। अरे 1950 में था क्या, पहले था, नहीं था? क्या आप थे? नहीं थे। हमारे पिताजी भी नहीं थे शायद। तो हमारे कौन होंगे, दादा, पापा, पिताजी होंगे। तो ये क्या कह रहा है। दूसरा, अगर आप नहीं जन्मे हो तो या लगा सकते हैं, या माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, कोई भारत में जन्मा हो। अगर ये भी नहीं है या इन शर्तों में से, तो तीसरी शर्त है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो या रह रहा हो। तीसरी क्या शर्त है कि भारत शासन 1935 के एक्ट में परिभाषित भारत का नागरिक हो। ये 3 शर्तें रख दी कि भारत का वही नागरिक होगा जिसका स्वयं का जन्म कहां हुआ हो, भारत में हो। स्वयं का नहीं हुआ हो तो भैया बाद में उसके किसी माता पिता का जन्म किस में हुआ हो। अरे हो सकता है कि उसके माता पिता लेकर के उसे कहां चले गए हो, विदेश, और वहां पे जन्म हुआ हो, तो कहे कि तुम्हें नागरिकता नहीं मिलेगी ना। उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ था और उनका भी नहीं है, तो भाई 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें वो भारत का नागरिक हो, तो इसलिए भारत का वो नागरिक समझा जाएगा। प्रारंभ में ये प्रावधान था। तो अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान है, 3 प्रावधान है कि जो भारत में जन्मा हो, जो वो नहीं जन्मा जिसके माता पिता जन्मे हो, या क्या है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें वो भारत का क्या हो, परिभाषित भारत का नागरिक हो। ठीक है, इस तरीके से 5 में तो ये प्रावधान किए गए प्रारंभ में भारत का नागरिक कौन कौन समझा जाएगा। अब अनुच्छेद 5 के बाद कौन सा आता है, 9 या 6? अरे भैया 5 के बाद तो 6 ही आता है। 5 के बाद कौन सा आता है, 6। तो अब अनुच्छेद देखेंगे 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, 6 कहता है, देखो अब जब विभाजन हो रहा था, जब विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो परंतु पहले से ही हमें पता लग रहा था, क्या पता लग रहा था कि भारत का क्या होने वाला है, विभाजन होने वाला है, पूरी संभावना है। तो कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, यानी जो विभाजन हुआ था वो ये भारत है, ये भारत है। तो इस विभाजन का जो आधार था, विभाजन का आधार, वो विभाजन का आधार क्या था, आधार था धर्म। क्या था, धर्म। तो जो जैसे पश्चिमी भारत था, ये वाला जो पश्चिमी भारत था, यहां कौन रहते थे, यहां पर रहते थे मुस्लिम। समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। यहां रहते थे मुस्लिम, और एक ये पूर्वी जो बंगाल था, यहां भी कौन रहते थे, मुस्लिम रहते थे। ये छोटा सा हिस्सा इतना बड़ा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जो हमारा बंगाल है, यहां भी कौन रहते थे, मुस्लिम रहते थे। अब यहां मुस्लिम रहते थे तो यहां ज्यादातर कौन रहते होंगे,
हिंदू। अरे मुझे यह बताओ, यहाँ कौन रहते थे? हिंदू। तो क्या यहाँ हिंदू ज्यादातर रहते थे? क्या यहाँ मुस्लिम नहीं होंगे? यहाँ भी मुस्लिम होंगे, यहाँ भी मुस्लिम होंगे। और यहाँ कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। तो क्या यहाँ हिंदू नहीं होंगे? यहाँ हिंदू होंगे, यहाँ भी हिंदू होंगे और यहाँ भी हिंदू होंगे। देखो अब क्या होता था कि देखो यहां से जो हिंदू होंगे या मुस्लिम भी आ सकते हैं, परंतु मैं बता रहा हूं ज्यादातर जो हुआ हिंदू ही आए थे, क्योंकि इसका आधार था वो क्या था? विभाजन का आधार ही क्या था? धर्म था। तो लोग उधर से इधर आएंगे, विभाजन चल रहा है, काट मार चल रही, लड़ाइयां चल रही हैं। तो मेरे दोस्तों देखो, जब ये हिंदू यहां आएंगे और ये मुस्लिम जो हिंदू यहां आएंगे, और यहां जो बेचारे मुस्लिम हैं, जो भी हैं, हिंदू भी बेचारे हैं और मुस्लिम भी बेचारे हैं, हम सर्वधर्म समभाव है। और ये कहां जाएंगे? इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? पूर्वी पाक बनेगा, इधर पश्चिमी पाक बनेगा। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार। अब देखो क्या हुआ था, जब विभाजन हो रहा था तो सरकार ने विभाजन के बाद एक परमिट जारी किया। क्या किया? परमिट जारी किया। परमिट, और इसकी वो डेट रख दी 19 जुलाई 1948। ये कहा कि इसके बाद जो भी भारत से बाहर जाएगा वो अनुमति लेके जाएगा और भारत में आएगा वो अनुमति लेकर आएगा। ये परमिट में प्रावधान कर दिए गए। अब देखो आगे की चर्चा हम बढ़ाते हैं। क्या था? देखो मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 6 कहता है, परमिट क्या जारी किया? 1948 में, 19 जुलाई 1948। इसमें 6 में यह प्रावधान किया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार, नागरिकता प्राप्ति के अधिकार, नागरिकता प्राप्ति का अधिकार, प्राप्ति के अधिकार। अब क्या होंगे? इसने पहला तो यही रख दिया। परमिट की डेट क्या थी? 19 जुलाई 1948। अब देखो इसमें प्रावधान किया कि यदि वे 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ जाते हैं, तो वे भारत के नागरिक समझे जाएंगे, नागरिक समझे जाएंगे। देखो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? ये पहले, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं, आओ, और आप भारत के क्या हैं? नागरिक हैं। 19 जुलाई 1948 से कौन आ रहे हैं? पहले आ रहे हैं, तो अपने आप वो क्या हो जाएंगे? कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान से, तो भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी ये है यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो उन्हें नागरिक समझा जाएगा, परंतु उन्हें 6 माह इसमें रहना होगा और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बस एक शर्त रख दी, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से
पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उन्हें 6 माह निवास करना होगा और रजिस्ट्रेशन के द्वारा वे भारत के नागरिक होंगे। भारत के क्या होंगे? नागरिक होंगे। देखो भाइयों, अनुच्छेद 6 में 2 प्रावधान हैं। पहला है अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से, इस समय जो पाकिस्तान है उससे कहां आ रहे हैं लोग? भारत आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। तो वो भारत के लोगों के नागरिकता प्राप्ति के क्या है? अधिकार हैं। और वो अधिकार क्या है? इसमें 2 शर्त जोड़ दी। यदि देखो 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ जाते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो भारत के नागरिक हो गए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या समझे जाएंगे? भारत के नागरिक समझे जाएंगे। परंतु इन केस वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, बाद शब्द पे ध्यान देना, बाद आते हैं, पाकिस्तान से भारत आते हैं, तो उन्हें कितने माह तक निवास करना होगा? या निवास करना होगा, और जो रजिस्ट्रेशन करने वाली था उनके पास रजिस्ट्रेशन के द्वारा वे भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ये है। देखो अब आपने देखा जो अनुच्छेद 5 है वो उस समय के संबंधित है, 1950 से जो तत्कालीन घटनाओं से संबंधित है कि उस समय भारत के नागरिक कौन समझे जाएंगे। ये 6 भी उससे ही संबंधित है कि उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे नहीं होगा। ये अब देखते हैं अनुच्छेद 7। तो 6 में क्या हुआ? 19 जुलाई याद रखनी है। यदि पाकिस्तान से, वो भी कहां से आएंगे? पाकिस्तान से। 19/6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार। और इसमें पहली जो शर्त है उसमें है कि यदि वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाते हैं तो वे भारत के नागरिक समझे जाएंगे। परंतु 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हैं उन्हें कुछ नहीं, 6 माह तक रहो, रजिस्ट्रेशन कराओ और वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। परंतु अब दूसरी समस्या मैंने बताई थी कि भारत से कहां जाएंगे? पाकिस्तान। देखो अब क्या हुआ कि विभाजन हुआ हमारा 15 अगस्त। क्या हुआ? 15 अगस्त को हमारा विभाजन हुआ। विभाजन हुआ तो लोग कहां जाने लगे? अब यहां से उधर, यहां से उधर। तो विभाजन से पहले ही लोग इधर से उधर जाने लगे थे। कहां जाने लगे थे? भारत से पाकिस्तान। उनको लगा कि अब विभाजन होने वाला है और गदर मच ही रहा था। तो 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार। ये क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के अधिकार। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि, देखो ये क्या कहता है, इन्होंने इसमें कहा गया है नंबर 1 कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। पहली बात तो ये कह रहा है, भारत से, यही बात कह रहा है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले
अरे भाई अगर ये प्रावधान नहीं करते हम तो मान के चलो उस समय चला गया 50 में, 47 में कभी भी, और फिर वो आज आकर कह दे कि भाई मुझे अधिकार है। तो इसमें प्रावधान कर रहा है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, देखो संविधान सभा के कितने दिमाग से काम ले रहे थे, लोग भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे, भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। पहले ही कह दिया भैया पाकिस्तान चले गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। कल तो हम दावा नहीं कर सकते कि हम 1935 के भारत में जन्मे थे या हमारे दादा पिता भारत के नागरिक थे, आप दावा नहीं कर सकते। हमने प्रावधान कर दिया कि वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। परंतु देखो दोस्तों, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है, और हम कहते हैं सुबह का गया हुआ अगर शाम को लौट आए तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कोई भूल हो गई होगी छोटी मोटी, तो उसे हम अपने गले से लगा करके और वही सम्मान देते हैं जो पहले देते थे। यानी भ्रमित हो गया होगा, हम ऐसे कहते हैं, कोई माइंड में क्या हो गया होगा, भ्रम पैदा हो गया होगा। तो यही दूसरा इसमें प्रावधान करता है कि परंतु, नंबर 2 कहता है परंतु, यानी भारत से जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं समझाएंगे। परंतु भारत से गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान गया और उसको 2-4 दिन, महीने, 6 महीने रहा और उसको अच्छा नहीं लगा, उसको उनका फिर असली रंग दिखने लगा पाकिस्तानियों का। क्या दिखने लगा? हमें उनको लग रहा था कि पाकिस्तान में हमारे हित सुरक्षित हैं, परंतु जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने कुछ समय टाइम व्यतीत किया तो उनको लगा कि ये तो हम बहुत बुरे हैं, इससे अच्छा तो अपना इंडिया है। अपने को हिंदू रखते हैं, मुस्लिम ऐसा अपन को नहीं रख रहे, पाकिस्तान वाले अपन को ऐसा नहीं रख रहे। तो कहते हैं ना, सुबह का गया अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, भूला बिसरा कहते हैं। इसमें क्या किया है, परंतु इसमें कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग किसी कारण से, किसी भी कारण हो सकता है उनका, किसी कारण से पुनः भारत 1 मार्च 1947 के बाद आते हैं तो वे, देखो उनको भी कहने, हाँ भाई हम नागरिकता दे देंगे, वे भारत के नागरिक समझे जाएंगे, परंतु उन्हें 6 माह तक, जो 48 में था ना पाकिस्तान से भारत आना, वही शर्त लागू हो जाएगी, परंतु उन्हें 6 माह तक भारत में निवास करना होगा और रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन जो भी कह दो, के द्वारा नागरिक बन सकते हैं, के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखो हमने अनुच्छेद 5, 6 में क्या प्रावधान है पहले ये देख लेते हैं। 6 कहता है
कि भारत से पाकिस्तान, जो इसका जो टाइटल है 6 का, वो है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार, क्या अधिकार होंगे। ये कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। क्या नहीं समझे जाएंगे? वो भारत के नागरिक तो समझे ही नहीं जाएंगे। परंतु दूसरे पॉइंट में, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग किसी कारणवश पुनः भारत 1 मार्च 1947 के बाद आते हैं तो वे भारत के नागरिक समझे जाएंगे। और परंतु उन्हें 6 माह तक क्या करना होगा, जो 6 में था ना, अनुच्छेद 6 में 6 माह तक का निवास, 19 जुलाई 19, वही शर्त लागू हो जाएगी, 6 माह तक निवास करना होगा और पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो भारत के क्या समझाएंगे, नागरिक समझे जाएंगे। ये हुई किसकी बात, 7 की। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 8। देखो अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, देखो हमारे संविधान के जो सदस्य थे उन्होंने सबके बारे में सोचा। अनुच्छेद 8 कहता है, क्या कहता है साहब, ये कहता है कि देखो भारत से बाहर रह रहे लोगों के नागरिकता के अधिकार। देखो जैसे हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत से बाहर रह करके क्या कर रहे थे साहब, इनकी आंदोलन को चला रहे थे, भारत से बाहर विदेशों में रह करके आंदोलन को चला रहे थे। फिर वो बाद में ही वहां सेटल हो गए, बाद में वो क्या हो गए, सेटल हो गए। अब सेटल हो गए तो उनके लिए प्रावधान किया गया, उनके बच्चों के लिए प्रावधान किया गया कि भारत से बाहर रह रहे लोगों को नागरिकता प्राप्ति के अधिकार। उनका बच्चा भारत से बाहर जन्मा हो परंतु उसके माता पिता भारत के क्या रहे हो, नागरिक रहे, वो भारत के नागरिक रह बन सकते हैं। तो देखो यहां से सवाल नहीं पूछते। देखो क्या कह रहा है 8, भारत से बाहर रह रहे लोगों के नागरिकता प्राप्ति के अधिकार, नागरिकता प्राप्ति के अधिकार, सीधी बात है, अधिकार। देखो साहब, नागरिकता प्राप्ति के अधिकार। अब देखो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, ये अनुच्छेद उस समय की तत्कालिक परिस्थिति से संबंधित हैं, तत्कालीन घटनाओं से संबंधित हैं या तत्कालीन स्थिति से संबंधित हैं और यहां से सवाल भी नहीं पूछे जाते। इसलिए ये अनुच्छेद अपने लिए 5, 6, 7, 8, ये जितने भी 4 अनुच्छेद हैं अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहां से संभावना बहुत कम रहती है। क्या रहती है? बहुत कम रहती है। इसलिए हमें इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बाकी जो भी है वो मैंने सब बता दिया। अब इसको उस समय की तत्कालीन घटना से संबंधित है, आज इनका ज्यादा कोई महत्व नहीं है। जब महत्व नहीं है तो पूछे भी नहीं जाते, इसलिए हमें इन पर इतना ध्यान नहीं देना। तो देखो हमने अनुच्छेद 5 में क्या पढ़ा, प्रारंभ में भारत के नागरिक कौन माने जाएंगे, इसमें 3, जिसका जन्म भारत में हुआ हो या नहीं हुआ तो उसके माता पिता का हुआ हो, या वो 1935 का वो भारत का अधिनियम था उसमें परिभाषित किया गया हो, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। या सॉरी ये 3 ही थे 5 में। 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले भारत के लोग नागरिक समझे जाएंगे। यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है तो उसे तुरंत ही वो भारत का नागरिक, कोई टेंशन ही नहीं है।
यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो 6 माह का क्या करेगा, निवास करेगा और रजिस्ट्रेशन या पंजीकृत के द्वारा वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसके बाद हमने सात में कि पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता है। तो पहले पॉइंट में कहा गया है कि जो भी भारत से पाकिस्तान गया है वो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे, परंतु वो किसी भी कारण बस पाकिस्तान से कहा जाता है, पुनः वापस आता है 1 मार्च 1947 के, तो उसे 6 माह तक रहना होगा और रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिक बन सकता है। 8 में कहा गया है कि यदि उसे भारत से, देखो उस समय बहुत लोग बाहर रह रहे थे, भारत से बाहर रह रहे लोगों के नागरिकता प्राप्ति के अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 8 में। यहां तक की हमारी क्लास हुई, आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।